साहब, बड़ी एक मज़ेदार खबर मैंने पीछे पड़ी कि अब टूटे हुए दिल भी जुड़ सकते हैं। हालांकि हमारा ख्याल था जो दिल एक दफ़ा टूट जाए वो जुड़ नहीं शुमार सकता। किस्म की ग्लूज हैं मार्केट में जो कहते हैं कि नहीं, उनसे दिल नहीं जुड़ता। खैर, अच्छा, नहीं वो भी वैसे यही कहते हैं कि सवाए टूटे हुए दिल के हर चीज लेकिन वो मानते हैं कि स्वाय टूटे। लगता है आपका दिल नहीं कभी टूटा। खैर एनीवे, अल्लाह करे टूटे भी ना। हमारा दिल है ही आवारा किस्म का, ये इतनी जल्दी टूटने में। ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन है एक इदारा, उन्होंने एक रिसर्च की है जिसके मुताबिक जो दिल के खुलिये होते हैं, अगर उनमें कोई बिगाड़ पैदा हो जाए तो वो उसको रिपेयर किया जा सकता है, उनको जोड़ा जा सकता है। उनकी मिसाल ऐसे दी कि मछली और ज़ेबरे के जो दिल होते हैं, अगर उनमें कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो कुदरत ने ऐसा निज़ाम रखा है वो खुद ब खुद ही रिपेयर हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा इंसानों में भी मुमकिन बनाया जा सकता है। सेल्फ लिमिटिंग बीमारियां भी होती हैं या वो खुद ही इनहेलिंग उसका हीलिंग का, ये फिल्म हीलिंग का इंसानों में नहीं है, प्रोसेस। तो वो रिसर्च कर रहे हैं और काफ़ी हद तक उसमें कामयाब भी हुए हैं। और उनका ख्याल है कि अगर ये रिसर्च कामयाब हो गई तो फिर दिल की काफ़ी बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। और ये गोरे ही ये काम कर रहे हैं। ये मुझे ना बताया करें, जब भी आप कोई अच्छी इजाद, इख्तरा, क्रिएटिविटी, तख्लीक और तामीर की जब बात करते हैं ना, तो ये फुट नोट ना लगाया करें कि गोरों ने किया है, क्योंकि अंडरस्टूड है। क्योंकि ये अंडरस्टूड। हम क्या करते हैं, आप बताएं कि फलां जगह इतने टायर जले, इतने ट्रैफिक सिग्नल्स टूटे, भूख हड़ताल हुई, खुदकुशी हुई है, अगवा हुआ है, गैंग रेप हुआ है, नहीं हम जाग रहे हैं, थाना रिश्वत में मुअत्तल हो गया है। नहीं, हसन साहब कब्रिस्तान की कमाई खाते हैं। ये मैनी साहब कब्रिस्तान नहीं है, इसकी कब्रिस्तान कमेटी लंबाई माल कमा रही है। सड़कों के साथ साथ जगह ना वो किराए पर दे रही है। ये तो क्रिएटिवनेस है ना, पुरानों को निकाल रही है, नए को दे रही है। ये तो बहुत पुरानी बात है। हाँ जी, बड़ा माल कमा रहे हैं कब्रिस्तानों पे तजावजात और बेच जाना, स्कूल बेच जाना। हाँ जी, ये तो क्रिएटिवनेस की इंतहा है। खैर सुभान अल्लाह, अगर आपकी क्रिएटिविटी की यही डेफिनेशन है। अच्छा, मैंने गोरों से बात है कि उनके जब आप चैनल्स देखते हैं ना, तो वो जो खास तौर पे जो वाइल्ड लाइफ के चैनल, अबरार बड़ी खूबसूरत बात किया करता है कि हम 2 नंबर कामों में 1 नंबर है। आगे चल। बिल्कुल। अच्छा, वो जो वाइल्ड लाइफ के चैनल है, बड़ी दिलचस्प उस पर चीज़ें बाजू का लगती है। एक मैंने पीछे चीज़ देखी कि गैंडे का बच्चा है। वैसे हमारे मुआशरे के बारे में भी वाइल्ड लाइफ की एक प्रोग्राम इस्तिलाह आप चाहें तो नहीं हसन बड़ा साहब, कॉन्फिडेंस है। नहीं जंगल का भी कोई कानून होता है हमारे यहाँ तो खैर वैसे वो भी नहीं रहा। ये ही इज राइट, ये बिल्कुल Wild बात है, nation, ठीक है। wild खैर वो मैंने nation। देखा कि गैंडे का बच्चा, उसको एक बंदा जो है फीडर से दूध पिला रहा है, इतना बड़ा फीडर, 10 किलो दूध उसमें, और पूरा उसने पिलाया उसको। मुझे इतना मजे का ये सीन लगा। और वो जब खत्म हो गया तो फिर वो गैंडे का बच्चा जो है ना, उसके साथ बड़ा उसने प्यार व्यार किया। और अच्छा, हमारे गैंडों के बच्चे पूरा पूरा खजाना खा जाते हैं। आप अंदाजा लगाएं, आपको पता है कि अब करोड़ों का जिक्र नहीं होता। अरब, कितने अरब, कितने खरब। लेकिन एक मिनट ठहरें, मैं आपको एक बड़ी अच्छी खबर सुनाऊं। अच्छी खबर उस सेंस में, इंडिया के एक वफाकी वजीर, साबका वजीर मवासलात गिरफ्तार हो गए और उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने IT स्कैंडल जो बहुत बड़ा इंडिया का सामने है उसमें करप्शन की और कौमी खजाने को 39 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाया है। ये खाया तो नहीं, खाया नहीं है, नुकसान पहुंचाना। हाँ, मैं समझता हूँ फर्क है, हाँ। लेकिन बेवकूफी है, फिर भी देखें, लेकिन नहीं, खाना और नुकसान पहुंचाना ये अलग अलग। इनको इतनी अच्छी खबर मैंने आपको इंडिया से ला के नहीं, ऐसी खबरों में हम खुद कफील हैं। इतना बड़ा नहीं आया, इतना बड़ा स्कैंडल नहीं आया। इतना बड़ा इसलिए नहीं आया कि आपकी इकोनॉमी का साइज वो नहीं है। लेकिन ये इंडिया की हिस्ट्री का भी सबसे बड़ा स्कैम है। जो पकड़ा जाए वही चोर है। हमारे जैसे वो जो एक राजीव गांधी का बना था, ठीक है, हाँ। वो भी छोटा मोटा तो नहीं था वैसे वो भी। उस एतबार से देखें, अब डॉलर कहाँ है, तब कहाँ था, देखें तो शायद वो भी इससे कम ना हो। लेकिन बदनसीबी ये पता है क्यों, ये दुनिया क्यों पीछे रह गई है? ये जिसे हम तीसरी दुनिया कहते हैं ना, या तरक्की पजीर लाड से आहो, इज्जत रखने के लिए, ये नया टर्म, पजीर पजूर कोई नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, एक बात इज्जत सा लफ्ज़ जरा। ये क्यों पीछे? इनकी टांगें कम है, उनसे हाथ कम है कि अल्लाह ने गोरों को 4 आंखें दे दी, हमारे साथ ज्यादती की। यही हरकतें हैं। हाँ, इनकी नज़र कल पे होती है, आने वाली नस्लों का ये नहीं सोचते। अगला इलेक्शन, अगली दिहाड़ी, अगला डाका। मैं समझता हूँ अगले इलेक्शन की अगर फिक्र कर लें तो भी बड़ी बात बन जाए। खैर एनीवे, अच्छा, मैं एक बात ये सोच रहा था कि आपका कॉलम पिछले दिनों मेरी नज़र से गुजरा, एटम बम और अवाम। उसमें आपने एक थीसिस पेश किया कि जो कौम जिसकी रूलिंग एलीट एटम बम बनाने में इकट्ठी हो जाए और वो ये कारनामा अंजाम दे डाले, वो रूलिंग एलीट जो, और तमाम तर बैनुल-अक़वामी मुखालफत के बावजूद और ज़राए की कमी के बावजूद, वो रूलिंग एलीट अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं, रोटी, भूख, इलाज, इस पर इकट्ठी हो जाए तो 2 साल में तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। ये बड़ा दिलचस्प फिनोमेना है, इस पर कभी किसी ने गौर नहीं किया। एटम बम बनाने के लिए ना हमारे इक़्तिसादी हालात ठीक थे, ना टेक्नोलॉजी, ना वो इल्म था हमारे पास,
ना बैनुल अक़वामी किसी तरह की सपोर्ट, बल्कि शदीद तरीन मुखालफत थी। बहुत ज़्यादा। कमाल की बात यह है, नॉर्मली हमारे यहाँ ट्रेडिशन क्या है, आपकी हुकूमत आई, आपने 4 मंसूबे शुरू किए, मैं आया, मैंने उस पर पानी फेर दिया, ये आए, इन्होंने मेरे मंसूबे में पानी, ये पिछले गए। एटम बम के मामले में आप अंदाजा लगाएं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो सियासतदान और फ्यूडल, ज़ियाउल हक एक फौजी और लोअर मिडिल क्लास का आदमी, नवाज शरीफ सनतकार, मेड इन पाकिस्तान, बेनज़ीर भुट्टो ऑक्सफोर्ड वगैरह, ठीक, मुकम्मल कंसेंसस इन्होंने चेस किया और वो टारगेट अचीव कर लिया। और ये एक और डायमेंशन है। एक तो ये है ना कि ये कुछ भी ना होने के बावजूद, ठीक, ना टेक्नोलॉजी, ना पैसा, ना कोई हालात, ना इल्म, ना अकल, कर लिया। फिर मुतज़ाद तरीन पर्सनैलिटीज ने एक ही टारगेट को चेस किया, इतना बड़ा काम कर लिया। क्यों? चूंकि वो इनको लगा कि जरूरत वाकई है। बाकी ये जो जानवर, ये जो हशरातुल अर्ज़ फिर रहे हैं, ये जो कीड़े मकोड़े फिर रहे हैं, इनको रोटी मिले, इनके बच्चों को बुनियादी तालीम, में ये नहीं कह रहा कि आप कहीं ज़्यादा आसान काम है ना, बुनियादी इलाज, ये तो आसान काम नहीं है एटम बम बनाने से। हाँ नहीं, आसान काम है। आसान तो ये है कि ये अंगीठी अगर कोई नहीं हिलाएगा तो 100 साल यहीं पड़ी रहेगी। काम आसान या मुश्किल नहीं होते, देखना ये है कि आपकी नीयत क्या है। वो कहते हैं ना, वे देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हमारे मामले में टारगेट था ये एटमी ताकत बनना, जिसमें ज़ियाउल हक और जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कातिल और मकतूल। मेरा सवाल ये है, दोनों मुत्तफिक, दोनों जो मुत्तफिक हुए, जिस भी वजह से हुए, वो वजह क्या इन मसाइल को हल करने के लिए कोई तलाश नहीं, उसमें इनकी ईगो नहीं, उसको ना हल करने पे मुत्तफिक है। ये देखें, सकूत मशरकी पाकिस्तान अवाम जख्मी हुए और तरीके से, अशराफिया की अना हर्ट हुई बहुत बुरी तरीके से। वो वजह बनी आपके ख्याल? बिल्कुल। उन्होंने कहा ऐसी तैसी को सीधा करो। अब प्रैक्टिकली क्या है, आप अंदाजा लगाएं, ये जुमला बोलते हुए ना मेरा दिल भी खून के आंसू रो रहा है। ऐसी बात नहीं कि ये एटम बम माशाल्लाह हमारी जोग्राफिया, हमारी सरहदों की, इस मुल्क की हिफाजत कर रहा है। ठीक, ठीक है, जो खरबपति है उसके खरबों रुपए की हिफाजत कर रहा है, जो भूखा मर रहा है उसकी भूख की हिफाजत कर रहा है। वाह वाह, ये एटम बम बहुत सारे काम कर रहा है। जी जी जी, इस पे जरा गौर करें। आज अगर इस मुल्क की रूलिंग एलीट ये फैसला कर ले, गिनती के चंद लोग, तो मैं यासिर साहब, मैं कसमन, मैं अपनी गर्दन खुद उतार दूंगा अगर 5 साल के अंदर अंदर। ये कैसे मुमकिन है कि आप अपने बच्चों को प्राइमरी तक की एजुकेशन न दे सकें, आप अपने शहरियों को 2 वक्त की रोटी इंश्योर ना कर सकें। ओ भाई, मैं को बर्गर शर्गर की बात नहीं कर रहा, नहीं, हमसे कम ने इंश्योर किया ये। हसन साहब, अक्सर आप जब मेहमानों का मैं तारुफ कराता हूँ तो आप कहते हैं तारुफ ना कराया करो, ये मेरा 40 साल पुराना दोस्त है, ये मेरा 30 साल पुराना दोस्त है। जाहिर है अगर 140 साल उम्र होगी तो लेकिन आज जो मैं जिस नौजवान को बुलाने लगा ना, और नौजवान मैंने इसलिए कहा क्योंकि मेरा क्लास फेलो है। अच्छा। और उससे बड़ा तारुफ उसका ये है कि वो हमारे मुल्क के फिर तो टॉप क्लास फिल्म स्टार कॉमेडियन का बेटा है, नन्हे का बेटा है। अच्छा, और रफी खावर, फिर वही बात है, वो भी उनका 40 साल पुराने वाकिफ होंगे नन्ना साहब। मेरा उनके साथ बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत का था। हाँ, वही बात होगी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है भाईजान? कैसे हमने, और मैं आपको बताऊं, बहस जितने बड़े वो परफॉर्मर थे वो तो पूरा पाकिस्तान जानता है। टीवी के अलिफ नून से लेके तो फिर फिल्म इंडस्ट्री में उनकी कंट्रीब्यूशन, वो तो लेजेंड, ही वाज अ लेजेंड। ठीक है ना, डेफिनेटली। लेकिन बहुत कम लोगों को शायद अंदाजा होगा जो उनको करीब से जानते होंगे, इतना वो शख्स खूबसूरत, प्यारा इंसान, इमोशनल, जज्बात थी, वेरी इमोशनल। दोस्त नंबर, एक दफा हमने को मैगजीन छोड़ा, पूरी टीम निकल आई, ये वो, तो उनको पता लग गया। अच्छा, अब मुझे कोई ऑफर इधर उधर से, फौजिया रफीक होती थी हमारी कुलीग, तो मुझे जो बंदा ऑफर करे मैं कहूँ मेरी पूरी टीम को रखे। उन्होंने कहा उस जमाने में कातिब होते थे, वो भी कातिबों को क्या करना है, हमने फलां को क्या करना, पूरी फौज लेके फिर रहे बेरोजगारों के साथ, भाई तुम्हारा भूखे मरोगे। खैर घर का सामान बिकना शुरू हो गया। नन्ना साहब को पता चला आए तो मुझे कहा यार ये तू पैसे रख, मुझे पता है तेरे साथ पूरी की पूरी टीम। अच्छा। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, रखो इसको। तो वो रो पड़े। अच्छा। कहा तू मुझे भाई नहीं समझता, तू मुझे दोस्त नहीं समझता। इतनी एम्बैरेसिंग पोजीशन मेरे लिए क्रिएट कर दी। मेरे घर में, मैं गुलबर्ग मेन मार्केट के साथ रहता था,
बहुत खूबसूरत इंसान। नहीं, लाजवाब इंसान थे, कोई शक नहीं। अच्छा, नकी का मैं आपसे तारुफ करवा दूं, मेरे क्लास फेलो तो खैर ये है और पिछले 18-19 साल से अमेरिका में है, और ज़बरदस्त बात यह कि वहाँ अमेरिका मियामी में ये अपना फिल्म प्रोडक्शन का काम भी कर रहा है, प्रोडक्शन हाउस पूरा चला रहा है। अच्छा, आप भी वैसे अमेरिकन को बुरा भला कहते हैं। मुझे उन पाकिस्तानियों से सच्ची बात है, मैं बड़ा चिढ़ता हूँ जो खाते कमाते हुए, मतलब कम से कम जिस बर्तन में बंदा खाए उसमें तो छेद ना करे। Exactly. हम जैसे यहाँ बैठ के अगर कुछ कहें तो वो बनता दूसरी है। बात। क्यों जी? अगर आपकी रिस्क रोटी रहना ओढ़ना बिछाना वो है और वहीं बैठ के आप उसके, वो अजीब खैर नहीं है। नहीं, एब्सोल्युटली मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। और फिर बाज़ औक़ात बाहर पोर्ट्रे एक डिफरेंट तरीके से किया जाता है। सो इतनी भी मतलब वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके अंदर मतलब पाकिस्तानियों को तंगी हो या कोई ऐसी चीज़ हो। और प्लस ये कि वहाँ पे रहना, वहीं से सब कुछ खाना पीना सब कुछ, तो फिर ऐसा कहना वो एक बुरी चीज़ हो जाती है। जिस शाख पे आदमी बैठा हो। बिल्कुल। अच्छा हसन साहब, नकी की स्पेशलिटी जो है ना, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप एक वन मैन आर्मी के तौर पे काम करते हैं, वो क्या ज़रा वो बताएं, आप क्या करते हैं? मैं पहली चीज़ ये है कि एक्चुअली मैं ये बता दूँ कि मैं 4 साल की डिग्री मैंने की फिल्म मेकिंग के अंदर। और उसके अंदर मतलब उस प्रोसेस में से जब आप गुजरते हैं तो आपको सब एस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म मेकिंग आपको वो सिखाते हैं और आपको बताते हैं, आपका एक्सपीरियंस होता है उसमें। अच्छा, जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है माशाल्लाह, इसके इक्विवेलेंट पाकिस्तान में कितने लोग होंगे जिन्होंने? मैं इस बारे में मुझे बाकी में कुछ मालूम नहीं है, मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा। तो आपने काम जो किया, आपने फिल्म बनाना सीखा, इसका मतलब है आप बाहर ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ तो फिल्म नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये अभी आपसे बात करते हैं हम। इसी एक रीज़न की वजह से कि मैं ये सब कुछ मैंने किया, पढ़ा, और अब मेरी अपनी प्रोडक्शन कंपनी है वहाँ पे। मैं शॉर्ट फिल्म्स बनाता हूँ वहाँ पे, और यहाँ पे आने का मकसद मेरा यही है कि मैं अपने जितने भी एक्सपर्टीज और स्किल्स जो मैं वहाँ पे सीखे हैं और वहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, वो सब मैं यहाँ पे लेके आऊँ, यहाँ पे भी यूज़ करूँ। ऐसी बात नहीं कि यहाँ पे अच्छा काम नहीं हो रहा। बहुत बड़ी बात। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे अच्छा काम नहीं हो रहा, लेकिन मैं अपनी एक कंट्रीब्यूशन समझता हूँ कि मैं यहाँ पे आऊँ और अपने जो भी मैं कुछ कर सकता हूँ वो मैं कंट्रीब्यूट करूँ। अच्छा नकी, ये शॉर्ट फिल्म का जरा बताएं कि ये क्या ट्रेंड है शॉर्ट फिल्म का? 15-20 मिनट की होती है, आपने कोई उसमें अपने फिल्म फेस्टिवल्स में भी भेजी है ये फिल्में? जी, मैं शॉर्ट फिल्म बेसिकली एक शॉर्ट कहानी जिसको आप 10 से 20 मिनट के दरमियान आप शुरू से लेके आखिर तक अपना मैसेज कन्वे करते हैं। और बेसिकली वो होती है एक आर्ट फिल्म की टाइप आप कह लें। मैंने अल्लाह का शुक्र है कि मेरी 2 शॉर्ट फिल्म्स जो है वो अब तक डिफरेंट फिल्म फेस्टिवल्स के अंदर रिकग्निशंस ले चुकी हैं, फॉर्ट लॉडरडेल फिल्म फेस्टिवल और मोरक्को फिल्म फेस्टिवल के अंदर। तो मतलब अल्लाह का शुक्र है कि आई थिंक कि मैंने जो अब तक काम किया है उसके अंदर मैंने मैसेज कन्वे किया है। नहीं, लेकिन ये शॉर्ट फिल्म यहाँ पे आपके ख्याल में इसका कोई स्कोप है पाकिस्तान में? बिल्कुल, शॉर्ट फिल्म का जहाँ पे भी आप मतलब इसका स्कोप हर जगह पे है। देखिए, जहाँ वेस्ट जाता है आपने अल्टीमेटली वहीं जाना होता है, वो चाहे प्लास्टिक करेंसी हो या व्हाटएवर, वो ट्रेंड सेट हो जाता है। हाँ, नहीं, मुझे इजाजत है, मैं यासर साहब समझाऊं। 2020 यही है। हाँ, एक काइंड ऑफ फिल्म देखा कितना सब्जी फिल्म का 2020 समझ। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। एक बहुत कंडेंस्ड फॉर्म होती है फिल्म की, और उसके अंदर आप बेसिकली 10 से 20 मिनट के दरमियान अपना मैसेज एक फुल टाइम भी अब दुनिया के पास इतना ही रह जाएगा, फुल इम्पैक्ट के साथ आप आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। सो दैट इज शॉर्ट फिल्म। अच्छा, हमारे यहाँ मेरे ख्याल है ट्रेंड ये भी हो सकता है कि आप 15-15, 20-20 मिनट की 5-6 फिल्में जो हैं वो इकट्ठी बना लें और उसको सिनेमा पे आप, ये मुमकिन है यहाँ पे? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मेरा जो एक मतलब जिस आइडिया के तहत मैं यहाँ पे कह लें कि रिक्रूट करना चाहता हूँ, यहाँ से चीज़ें लेना चाहता हूँ, वो ये है कि आप 8 से 10 या बेशक 8 ही आप रख लें, 15 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म आप उनको मिला के उनका एक फेस्टिवल टाइप या फिर उनको मिला के एक कंपाइलेशन बना के आप मूवी थिएटर्स में लगा सकते हैं एज अ रेगुलर। मतलब आप देखें 15 मिनट की 8 फिल्म्स तकरीबन 2 घंटे, तो वही आपके रनिंग फिल्म टाइम का बन सकता है। लेकिन उसके अंदर क्या है कि आपको एक बहुत मयारी एक प्रोडक्शन सामने आ रही है। इंडिया में मेरे ख्याल इस तरह का तजर्बा हुआ भी है, हमारे यहाँ नहीं हुआ है। 10 कहानियाँ एक फिल्म आई थी, अच्छा, उसमें ये तजर्बा हुआ था, 10 मुख्तलिफ शॉर्ट स्टोरीज थी। जहाँ पे भी एक आर्टिस्टिक फॉर्म अवेलेबल है वहाँ पे शॉर्ट फिल्म्स लाजमी होती हैं।
वहाँ पे ये जिस तरह आपका आप देख लें, कोई नावल देख लें या फिर कोई अफसाना देख लें, मतलब ये वही चीज़ है। इससे भी आ जाए तो जैसे खलील जिब्रान का है, वो तो बहुत सारी ज़बानों में है, सिंगल लाइनर्स टाइप होते हैं। अच्छा, आपके बाकी बहन भाई पाकिस्तान में क्या? नहीं जी, 2 भाई हैं, वो वहीं पे होते हैं। आपके वाला साहब की मैंने फिल्में देखी हैं। हसन साहब, वो नन्ना साहब के साथ जिंदगी में कॉमेडी थी। जब वो जवान थे तो ओल्ड रोल करते थे, जब बूढ़े हो गए तो वो हीरो बन गए। अच्छा जी, मैं चलता हूँ, बहुत मेहरबानी। थैंक यू। क्या बात है जी, नन्ना साहब की भी बड़ा हंसाया इस कौम को उन्होंने। क्या कैसा डिस्कवर किया फिर हमने टैलेंट। देखें और ट्रेजिडी देखें कि आज उस खानदान का कोई बच्चा भी यहाँ नहीं है, पाकिस्तान में है ही नहीं बोले। अच्छे वक्तों में जब हिस्ट्री के पर्चे में पास हुआ करना चाहा तो जो लोग टिप्स दिया करते थे वो ये कहते थे कि आप 3 जंगें और 2 इनकलाब रट लें तो पास हो जाएंगे। अच्छा, मुझे लगता है कुछ कॉलम निगारों ने भी ना 3 जंगें और 2 इनकलाब रटे हुए हैं। तो जो ही कोई कहीं किसी दुनिया में कोई 4 बंदे एहतजाज करते हैं ना, फौरन कहते हैं वो वहाँ इनकलाब आने वाला है, वहाँ इस्लामी इनकलाब आने वाला है। मुझे बड़ी हैरत होती है वैसे। बहुत ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं आप, इन्होंने इतना भी नहीं रटा हुआ। 3 जंगें और 2 इनकलाब। ना, मैं तो रेसिपी बताऊं। अब लोग, मेरा ख्याल है 2 इनकलाब रटे मान जाए। चलो ये देखें, हमारे पास बड़े जबरदस्त एनालिस्ट आए। वेरी काइंड, वेरी स्वीट। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब प्लीज आइए। चाय तो लाए, इतने मौजूद हमारे मेहमान। मैं जनाब डॉक्टर साहब के लिए चाय क्या कॉफी भेजता हूँ। डॉक्टर साहब कैसी सेहत, कैसी बिल्कुल आप कहिए, खैरियत से। डॉक्टर साहब जो है हिस्ट्री के हवाले से तो क्या बात, रियली आर प्राइड। यहाँ हिस्टोरियन जय्यद उलमा में से हैं। नहीं, मैं जय्यद उलमा आपने हमारे यहाँ चूंकि तारीख के नाम पे मौरख नहीं होते बेचारे, वो मिक्सर सा बनाते हैं इधर उधर से निकाल निकूल के, मुतस्सिब डंडियाँ मारेंगे, क्वैंगलिंग करेंगे। डॉक्टर साहब हो गए, बादशाह जलाल हो गई, हमारे पास तो चंद दाने हैं, चंद बहुत सच्ची बात है कि मेरे तो असातिज़ा में से हैं। चलें फिर। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक ज़रा ये जो आजकल मिस्र में बहुत सारे लोग एहतजाज कर रहे हैं, कुछ 40 लाख बंदों का एहतजाज हुआ वहाँ पे, पहले तो ये बताएं कि क्या ये हुस्न मुबारक की रुखसत पर ख़त्म होगा या बच जाएंगे? वैसे तो हुस्न मुबारक की रुखसती के ऊपर वैसे मतलब ख़त्म तो होना चाहिए, लेकिन शायद ख़त्म ना हो। अच्छा, हाँ, उसके इसमें दो 3 वजूहात हैं। एक तो ये है कि ये इतना बड़ा यानी मजमा है, मज़ाहिरा है, लोगों की मज़ाहिमत है, लेकिन मसला जो है वो ये है कि वहाँ की सोसाइटी का जिस किस्म का ढांचा बना हुआ है उसमें हमें कोई बुनियादी तब्दीली नज़र नहीं आती। अगर हुस्न मुबारक चला भी जाता है, अच्छा, तो हुस्न मुबारक के जाने के बाद भी वहाँ पर जो लोग आएंगे वो कोई बुनियादी तब्दीली लेकर नहीं आएंगे। जो बात लोग कर रहे हैं ना इनकलाब की बात, तो इनकलाब का तो मतलब होता है कि एक चीज़ को आप उलट के रख दें और फिर उसके मुकाबले के अंदर एक दूसरा मुतबादिल निज़ाम जो है वो आना चाहिए। तो ऐसा मुतबादिल निज़ाम जो है वो आने की तवक्को नहीं है। हुस्न मुबारक के जाने के बावजूद, जाने के बाद भी नहीं आएगा। एक आदमी चला जाएगा, फिर कोई मतलब कि नए चेहरे आ जाएंगे, चेहरे तब्दील हो सकते हैं। जैसे आप कि अभी बात हो रही थी ना उसकी मोहम्मद अल-बरादी की, कि वो एक मुतबादिल लीडरशिप के तौर पे, लेकिन सबको मालूम है कि वो भी मगरिब का आदमी है। हाँ जी, और वो किसका प्यादा है सबको पता। हाँ, सबको मालूम है। तो होता यह है कि अमेरिकन को एक तो अंदाज़ा तो हो गया है कि अब हुस्न मुबारक के दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि कोई मुतबादिल लीडरशिप भी जो है वो तैयार कर लें, ताकि निज़ाम बदलने का सवाल नहीं है। एक सवाल छोटा सा मैं आपसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यहाँ डॉक्टर साहब करूँगा कि हमारे मीडिया में, हसन साहब आप भी वैसे इस बात पे ज़रा काइंडली रोशनी डालें कि जी क्या पाकिस्तान में ऐसा इनकलाब आ जाएगा? पाकिस्तान तो ऑलरेडी 4 डिक्टेटर्स को भुगता चुका है एक अच्छी खासी एहतजाजी तहरीक करने के बाद। तो हम तो मेरा ख्याल है उनसे 2-4 कदम आगे हैं। इनको तो 35-35 साल हो गए हैं। अगर यहाँ पर ये बंदों ने एहतजाज करके निकाल भी दिया इनको, तो कौन सा बड़ा इन्होंने कोई काम तीर मार लिया? मेरा ख्याल है हम इस मामले में, डॉक्टर साहब क्या ख्याल है आपका, उनसे बेहतर नहीं है? नहीं, मसला जो है ना वो ये है कि 2-3 चीज़ें हमारे यहाँ हो गई हैं। हम बड़े एक तरह से रोमानवी तौर के ऊपर मुतासिर हैं। एक तो हम हर बात में लॉन्ग मार्च कर देते हैं जो कि बहुत ही शॉर्ट होता है। अच्छा, एमओ को ये भी नहीं पता कि लॉन्ग मार्च की असली लॉन्ग मार्च की लेंथ कितनी है। मिलियन मार्च भी करते हैं। अच्छा, और चंद 100 का मिलियन मार्च। और उसमें कॉमेडियंस हैं ये। और आखिर के अंदर जो जिंदा बच के पहुंचे थे वो 20,000 की तादाद में। दुरुस्त बात। अच्छा, एक तो नहीं लॉन्ग मार्च, इसलिए हर बात पे हम कहते हैं लॉन्ग मार्च कर देंगे। अच्छा, इसी तरह से दूसरा लफ्ज़ जो है ना इनकलाब का, तो इनकलाब जो है ये इतना कोई आसान
मतलब कि चीज़ नहीं होती है कि इनकलाब इस तरह से आ जाते हैं। इनकलाब के पीछे पूरी एक जहनी तारीख होती है जहाँ पर लोग फ़लसफ़ी होते हैं, मुफक्किरीन हैं, फिक्री रहनुमाई नज़रिया होता है, जहन बनाते हैं। अच्छा, कोई मतलब कि कहीं कहीं मतलब कि उसकी वजह से दानिश्वर भी पैदा होते हैं, रहनुमा भी पैदा होते हैं, तब इनकलाब आता है। पाकिस्तान के अंदर तो आपको मालूम है कि हमारे यहाँ ना तो कोई ऐसे दानिश्वर हैं कि जो कोई हमारे माशरे में कोई फ़िक्री रहनुमाई जो है वो करें, न सियासी तौर पे हमारे यहाँ कोई ऐसी पार्टी या लीडरशिप है, सारे खोखले हैं, उनमें किसी में कोई जान जो है वो नहीं है। तो और तीसरी बात जो है वो ये है कि जो एक यानी बुर्जुआ क्लास का होना जो है वो भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बुर्जुआ क्लास जो है वो एक कौम परस्ती की लहर पैदा करती है वो लोगों के अंदर, और होता यह है कि एक कौम की तश्कील में बड़ा हिस्सा वो लेती है। तो हमारे यहाँ आपको पता है कि जिसको हम कहते हैं नेशनल बुर्जुआजी, वो भी हमारे यहाँ नहीं है। हम तो एजेंट्स हैं, कोई जापान की फर्मों का एजेंट्स है, कोई मगरबी कंपनियां हैं, उनके लिए यहाँ पर माल बना के बेचते हैं। तो हमारे यहाँ का अपना कौमी सरमाएदार जो है वो भी नहीं है हमारा। ठीक। तो इस वजह से हमारे यहाँ अगर हम बात करें इनकलाब की तो मेरे ख्याल से बिल्कुल जस्ती नहीं। हाँ, जस्ती नहीं है। अच्छा डॉक्टर नदीम साहब ये बताएं आप कि एक थीसिस हसन साहब ये भी चल रहा है कि ये जो मैं यहाँ थोड़ा सा इंटरप्ट करूँ आपको आपकी इजाज़त से। जी जी। आपने कहा मैं रोशनी डालूं, जिनके पास नूर ज़्यादा है रोशनी वो डालेंगे। एक सवाल मैं जी पूछना चाह रहा हूँ। कॉन्डोलीज़ा राइस ने कहा था अपने वक्तों में रीबर्थ ऑफ मिडल ईस्ट की, ये क्या फिनोमेना है? ये उसी का ही हिस्सा तो नहीं है डॉक्टर साहब? ये भी वैसे हो सकता है। थोड़ा सा अगर आप इस इलाके की तारीख को आप देखें तो देखें, एक तो मैंने 1950 की दहाई में और 1960 की दहाई के अंदर यहाँ पर बहुत बड़ी तब्दीली आई थी। यानी जब यहाँ पर इराक़ के अंदर भी, शाम के अंदर, मिस्र के अंदर, लीबिया के अंदर यहाँ फ़ौजी तब्दीलियाँ। अच्छा, ये फ़ौजी जो थे एक तरह से कौम परस्त थे और उन्होंने बादशाहतों से निजात दिला के और अपनी कौम परस्त हुकूमतें की। उसमें ये कह सकते हैं कि वो एक कदम आगे ले गए। एक कदम आगे ले गए। अच्छा, लेकिन ये ऊपर से आए थे, यानी अवाम की निचली सतह से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं था। अच्छा, इनमें सब में जिसको हम कहें बहुत बड़ा लीडर था और जिसने बहुत बड़ी तब्दीली की, वो जमाल अब्दुल नासिर है। क्योंकि जमाल अब्दुल नासिर ने मतलब कि बिल्कुल अवाम की सतह पे जाकर उनको बड़ी मराहत दी हैं और उसने जो मराहत याफ्ता तबका था उसको एक तरह से उसने कुचला है। इन सब और सोशलिस्ट ओरिएंटेशन थी वैसे कॉमन इनमें। लेकिन हुआ ये है कि उसके बाद फिर यही यानी जो लोग फौजी हुकूमतें आई थी, यही फिर डिक्टेटरशिप के अंदर बदल गई। तो हुआ ये है कि वो जो तब्दीली आई थी उसका असर आम आदमी के ऊपर नहीं पहुंचा, फिर आम लोग उसी दायरे के अंदर आ गए जहां वो पहले थे। अच्छा, इसलिए हमें ख़तरा जो है वो ये है कि ये जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है तो इसके नतीजे में हमें कोई बुनियादी तब्दीली होती नज़र नहीं आती। और एक तारीख़ में एक बड़ा अलमिया ये होता है कि इस सारे अमल में लोगों की तवानाई ज़ाय हो जाती है। बड़ी खूबसूरत, बहुत सही बात। डॉक्टर नदीम साहब ये बात बताइए, एक थीसिस हसन साहब ये भी चल रहा है कि 1908 के लगभग जब यूरोप में मज़हब जो है वो रियासत से अलग हुआ, उसके बाद 2 जंगें हुई, करोड़ों लोग मर गए। इसी तरह यही फिनोमेना जो है ये अरब ममालिक में भी जब हुकूमतों को मज़हब से अलहदा किया गया तो वहाँ पे सेकुलर और जाबिर हुकूमतें, सेकुलर उन मानों में हुकूमतें मार्ज़ वजूद में जिनके खिलाफ अब ये आतिश फिशां जो है युबल पड़ा। ये एक थीसिस है एक ख़ास सोच रखने वालों का। कहाँ तक दुरुस्त है ये बात? देखें, एक तो जैसे आप जानते हैं कि जो मॉडर्नाइजेशन का जो प्रोसेस है उसका एक बड़ा बुनियादी मफरूज़ा ये था कि मॉडर्नाइजेशन के नतीजे में सेकुलरिज्म आएगा। यानी 50 की दिहाई में जब ये मॉडर्नाइजेशन हुई पूरी दुनिया में, हमारे यहाँ भी देख लीजिए कि 50 की दिहाई में एक मॉडर्न सेकुलर हुक्मरान थे हमारे। उनका इस्लाम से वो ताल्लुक़ नहीं था कि जो बाद की 80 की दहाइयों में, 90 की दहाइयों में बना। तो उसके नतीजे में एक बहुत बड़ा मफरूज़ा वर्ल्ड वाइड जो मॉडर्नाइजेशन के जो एडवोकेट्स थे, जो वर्ल्ड बैंक की पॉलिसियाँ चला रहे थे, उनका ये ख्याल ये था कि ग्रेजुअली इसके नतीजे में जब इकनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो ये जो मुल्क हैं ये मज़हब से दूर होते चले जाएंगे और जो नेशनलिज्म जो है वो शायद उभरेगा। अच्छा, इसके बिल्कुल बरक्स साबित हुआ कि वो तमाम मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के जो मफरूज़े थे वो गलत साबित हुए और दुनिया में मज़हब जो है एक सियासी क़ुव्वत के तौर पर बड़ी ताकत से उभरा। एक ये चीज़। डॉक्टर साहब मैं यहाँ एक चीज़, मैं जस्ट टू अंडरस्टैंड,
ये आपने जो बात की है बिल्कुल दुरुस्त है। ये मशरूत थी कि तरक्की होगी, मॉडर्नाइजेशन तो यहाँ हुई नहीं, वरना शायद नतीजा वही निकलता जो ओरिजिनली उन्होंने कहा था। इन ममालिक में मॉडर्नाइजेशन तो हुई नहीं। जो बहुत ज्यादा बदहार आपको ताम झाम यूएई में नजर आती, सऊदी अरेबिया बता, ये तो जालसाजी है ना सारी। मॉडर्नाइजेशन इज समथिंग वेरी डिफरेंट। मॉडर्नाइजेशन मीन्स ईजाद, इख्तरा, साइंस, टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी, इनोवेशन। डेमोक्रेसी भी साथ कंटिन्यू करें, ठीक? हाँ, नहीं, मेरे ख्याल से जो आपकी बात कही है, सिर्फ हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी आई है, लेकिन फिक्र वाली बात जो है वो हमारे यहाँ नहीं आई। जी एग्जैक्टली। इजिप्ट में जो हुआ है, क्या हो सकता है कि इख्वानुल मुस्लिमीन तक बात पहुंचे? देखें इस वक्त, क्योंकि अलकायदा की बहुत सारी क़यादत का तल्लुक इजिप्ट से है। नहीं, और इस वक्त ये तो मुबशरीन कह रहे हैं ना, शायद हो सकता है मगरिब के लोग तो मुबालगा भी करते हैं, लेकिन यह है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो डिसिप्लिन आप कहें जमात जो है वो अफ़गानी है मिस्र के अंदर, जो इस सारे मज़ाहिरों के अंदर वो हिस्सा भी ले रहे हैं। इसलिए कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए नई लीडरशिप आती है तो नई लीडरशिप अब अपने आप को महदूद नहीं रख सकेगी, बल्कि उसको अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा, और दायरा बढ़ाने के लिए हो सकता है उसको अख़वान के साथ भी यानी तबादला ख्याल करना पड़े, उनको भी शामिल करना पड़े, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, शामिल करना पड़े। अच्छा, ये जो आप बात करें, ये जितने भी मगरबी मुबस्सिरीन हैं, उनके लिए ये एक बहुत ख़तरा है। जैसे वो ये कहते हैं कि ये वो ड्रामा है कि जो हम पहले भी देख चुके हैं, यानी वो इशारा करते हैं 1979 के ईरानियन रेवोल्यूशन की तरफ, जो कि एक सेकुलर और लिबरल था, उसकी जो स्ट्रीट जो उसकी अपीयरेंस थी, लेकिन वो फिर एक इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी में कन्वर्ट हो गया। तो ख़तरा यानी जो अमेरिकी जो हैं उनके लिए ये ख़तरा है कि अगर ये इसके अंदर इस्लामिक मिलिटेंट्स जो हैं वो इसकी ताकत को इस क्राइसिस में संभाल लेते हैं, उनका यानी ये खदशा है कि इख्वानुल मुस्लिमीन या ये जो है ये शायद टेक ओवर कर ले। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये मुमकिन नहीं है। यानी ईरान की सूरत हाल और मिस्र की सूरत हाल की जो मुमासलत है वो महज ज़ाहिरी है, उसके अंदर नहीं है। उसकी बेशुमार वजह है। मसलन ईरान के अंदर आप ये देखें, जो आयतुल्लाह का जो इंस्टीट्यूशन था उसको शाफ ईरान ने भी बैन नहीं किया, क्योंकि आयतुल्लाह को हम मरवा नहीं सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। इसके नतीजे में वो खुमैनी साहब के साथ यही वो सलूक कर सके, उनको जलावतन कर रहे। अच्छा, मिस्र में उस तरह की इख्वानुल मुस्लिमीन की प्रेजेंस नहीं है, और बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि अगर ये इनकलाब अगली राह पे चलता है, अगली स्टेज में दाखिल होता है, तो ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि ये इस्लाम का जो है वो जो गलबा जिसको वो महसूस करते हैं खदशे के तौर पर, वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर इस्लामिक मिलिटेंसी मिडिल ईस्ट में अब नीचे जाएगी, मेरी नाचीज़ राय में ऊपर नहीं आएगी। ओके। अच्छा, ये बताएं डॉक्टर साहब कि लिबिया में 41 साल हो गए हैं मुअम्मर कज़ाफ़ी को, और वाकई मुअम्मर हो गए हैं वैसे वो, तो ये मतलब कितना अरसा और यानी कितना बर्दाश्त करते हैं ये लोग? हम तो 8-9 साल से ज़्यादा हसन साहब टिकने, और जमहूरियत को तो खैर हम 2-2.5 साल में ही बेजार हो जाते हैं उनसे। इधर 41 साल हो गए, इनको कोई अकल आएगी इन इस बात से मुझे एक बात पॉजिटिव नजर आई है अपने मुआशरे के लिए कि हम में इतनी टॉलरेंस नहीं है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी पॉजिटिव। मैंने कहा ना कि हम तो 4 डिक्टेटर्स को रुखसत कर चुके हैं। ये आपने बहुत अचानक ख्याल आया। जितने भी अरब मुल्क हैं, चूँकि थोड़ा सा हमारा वास्ता अरब तालिब इल्मों से भी रहा, यानी जॉर्डन के और उनके, इन सारे अरब मुल्कों के अंदर जो खुफिया एजेंसीज हैं, एक तो उनका जाल बहुत ज़बरदस्त फैला हुआ है, ज़बरदस्त से ज़्यादा खौफनाक है। अच्छा, और दूसरे एक चीज़ आप याद रखें कि ये अरब जो हैं, ये पूरी तारीख़ में इनसे ज़्यादा मुतशद्दिद और जिसको आप कहें जालिम और जबर करने वाला कोई नहीं होगा। तो इनको कोई वो नहीं होता अपने मुखालिफ को गायब कर देना, ख़त्म कर देना, कत्ल कर देना। मुझे याद है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में था, वहाँ तालिब इल्मों का एक जुलूस निकला, तो जॉर्डन के स्टूडेंट थे, वो कहने लगे ये कैसे हो सकता है, हमारे यहाँ कोई जुर्रत नहीं कर सकता ये। मेरा ज़ाती तजर्बा है इराक़ में, बगदाद में को पाकिस्तानी आए मिले विले, उनका खैर जो भी था मामला, बात लंबी हो जाएगी। मुझे उन्होंने कहा कि जी आप हमारे साथ खाना खाएँ। उन्होंने कहा नहीं रहने दो, हम प्राइम मिनिस्टर के साथ थे, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी बेनज़ीर भुट्टो। तो जब उन्होंने बहुत ज़िद की तो मैंने कहा कि फिर मुझे खाना आप खिलाओ किसी ढाबे पे, ये जो टिपिकल उनका यानी चौराहे पे वो ले गए। हाँ शुरू से मैंने वहाँ बैठ के रूटीन में, जब हम पाकिस्तान, हम तो सियासत पे बड़ी गुफ्तगू करते हैं, वो 15-20 पाकिस्तानी थे, वफद टाइप चीज़ थी। तो मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद मैंने कहा यार ये मुझे बताएं
सद्दाम हुसैन वाकई बहुत पॉपुलर है, आप यकीन करें उनके रंग पीले पड़ गए पाकिस्तानियों के। और मुझे डॉक्टर साहब उनमें से एक बंदे ने यूं इशारा किया और फिर ऐसे ना जैसे उठने का कह रहा हो, मुझे बाहर ले गया ढाबे के बाहर। उसने कहा जी दोबारा नाम नहीं, आप तो पाकिस्तान से आए हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं, आप चले जाएंगे, नाम नहीं लेना। हम कोड में चौधरी साहब कहते हैं, जब सद्दाम हुसैन का जिक्र करना हो तो हम चौधरी साहब कह के गुफ्तगू करते हैं। कोड रखा। अब चलें वापस। हाँ, अब जो बात करनी है करें, नाम नहीं लेना, नाम नहीं लेना। उसने कहा ईरान इराक वॉर के बाद एवरी कैब ड्राइवर, हाँ, हर घर में एक जासूस है। हुस्ने मुबारक इस वक्त क्या सोच रहे होंगे? अच्छा, हुस्ने मुबारक का जो मसला होता है ना किसी भी डिक्टेटर का, एक तो ये होता है कि वो अकेला नहीं होता है। हाँ। जाहिर है उनके साथ मतलब पूरा एक वेस्टेड इंटरेस्ट का पूरा ग्रुप होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अब ये है कि वो लोग हमारे यहाँ भी जब वो कहते हैं ना आवई आवे, तो उसको मत दिलचस्पी नहीं होती। हाँ। उनकी अपनी रोटियां रुकी भी होती हैं, तो अब जाहिर वफादार होते हैं। हाँ, अब जाहिर है उन सबका इंटरेस्ट ये है कि जितने अरसे रोके रखें, अगर ये मामला ख़त्म हो जाता है तो ठीक है। जैसे हम देख रहे हैं कि बड़े कहने के जी 2.5 लाख होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, तो लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अब हुस्ने मुबारक का वैसे ख़ुद का वक्त तो ख़त्म हो गया है। अब होता ये है कि उसके साथ वो पूरा जो गिरोह है वो जाहिर है कि वो भी चला जाएगा। और ये ज़रूरी होता है नए आने वालों के लिए भी कि नए आने वाले जो इक़्तिदार में आएंगे वो ज़ाहिर है पुराने चेहरों को नहीं रखते हैं, वो नए चेहरों के साथ वो आते हैं। लेकिन कहना मेरा यह है कि बदकिस्मती से मुझे ऐसा नज़र आता है कि सारे उसके अंदर कोई बुनियादी तब्दीली नहीं आएगी, सूरत हाल फिर ऐसी ही हो जाएगी जैसे कि पहले से थी। ओके डॉक्टर नदीम साहब, अभी डॉक्टर मुबारक अली बात करें सऊदी अरब की, इसका कोई इफेक्ट सऊदी अरब पर आएगा? क्योंकि इन्होंने तो कहा कि वहाँ तो बड़ी रुथलेसली वो जो है इस तरह की तहरीक को कुचल दिया जाएगा। आपका भी ये ख्याल है? जी यकीनन देखें, सऊदी अरब और बशमुल इसराइल के, इन दोनों को इसका बहुत नुकसान होगा। अच्छा। और इसराइल का तो आपको पता है जो पीस ट्रीटी जो अनवर सादात और हुस्ने मुबारक ने की, उसको बैंक रोल करता है अमेरिका। तो जो बड़े 3 स्टेक होल्डर इस क्राइसिस में हैं वो तो है ही सऊदी अरब, इसराइल और अमेरिका। तो उनके मफादात को तो बहुत जद पड़ेगी। यानी 1.5 बिलियन एनुअल मिलिट्री एड सिर्फ देता है अमेरिका मिस्र को। 2 बिलियन। अच्छा, हाँ, ठीक। इसी तरह से आप ये देखिए कि इसराइल की सूरत हाल ये है कि जब ये पीस ट्रीटी से पहले इसराइल का 30% GNP जो है वो किस पे जाता था? मिलिट्री बजट पे, जैसे पाकिस्तान इंडिया की सूरत हाल है। अब वो कितना है? 4%। अगर कोई क्राइसिस ऐसा क्रिएट होता है, अब तो उनको ये ख़तरा है कि ये हमास वालों के टनल इन कर देंगे और ये सीधे जो हैं ये वो गज़ा स्ट्रिप में आ जाएंगे और इसराइल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस मामले में चाहे जैसे भी शक्ल बनती है, चाहे वो इस्लामिस्ट आते हैं या एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक रिजीम आती है, दोनों ही सूरतों में ये जो वेस्टर्न इंटरेस्ट थे ये कायम नहीं रहेंगे। और एक छोटी सी चीज़ है कि आप ये भी देखिए कि इन मिडिल ईस्ट के अंदर ये नीम बादशाही निज़ाम जो है, ये तकरीबन नीम बादशाही निज़ाम है। या बादशाही या नीम बादशाही, शेखडम्स हैं फिर। जी बिल्कुल। तो ये निज़ाम इसीलिए कायम किया गया है कि किसी भी तौर पर जो अमेरिका और इसराइल के जो मिडिल ईस्ट के अंदर इंटरेस्ट हैं वो किसी भी तरह से किसी मशावरत के प्रोसेस में ना जाएं, जहां ओपन डिबेट हो और उसके नतीजे में हो। डॉक्टर साहब ये बताएं मुझे, एक जनरल सा सवाल है कि जब इस तरह की हसन साहब तहरीकें होती हैं, वो कौन सा वक्त आता है, लम्हा आता है जब हुक्मरानों को ये एहसास हो जाता है कि अब उनका चल चला है, इट्स टाइम टू पैक अप नाउ? जब भी इनके खिलाफ मज़ाहमती तहरीकें उठती हैं तो पहले तो उनकी कोशिश ये होती है ना कि किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। अच्छा, फौजी ताकत के जरिए से बर्मा की मिसाल हमें मौजूद है, सक्सेस स्टोरी है, मतलब कि 2-3 हज़ार आदमियों को मार देना उनके नज़दीक कोई यानी नहीं बात होती है। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि चाइना के अंदर तिएननमेन स्क्वायर के ऊपर जो इतना ज़बरदस्त मजमा था, लोग जमहूरियत के लिए आए थे, आप देखें कुचल के रख दिया, ख़त्म कर दिया। तो होता यह है कि आवाम के पास तो कोई हथियार नहीं होते हैं ना, सिवाय उनके जज्बात के और उनकी जो तब्दीली के ख्वाहिशात हैं वो। दूसरी तरफ तो उनके पास ताकत के पूरे ज़राए होते हैं, एक तो वो उनको इस्तेमाल करते हैं। जब वो ज़राए भी ख़त्म हो जाते हैं तो उस वक्त फिर उनके लिए इसके अलावा कोई सूरत नहीं होती। जैसे शाह ईरान को आखिर में भागना पड़ा, तो फिर ये जान बचाने के लिए भागते हैं। हुस्ने मुबारक कहाँ भागेंगे, जद्दा के अमेरिका? अब देखें अमेरिका का भी है, अमेरिका से नहीं, एक तो नहीं है। देखें अमेरिका में बादशाह ही नहीं मिलेगी ना उस तरह की, छोड़ें, देखें अमेरिका वहाँ भी नहीं मिलेगी। याद रखें, बड़ा कील के रखते हैं वो ना।
हाँ देखें, अमेरिका का भी ये शाह ईरान इतना दोस्त था, लेकिन आप देखें। अच्छा, वैसे मुझे एक बात डॉक्टर साहब याद आई, मैं एक दफ़ा गया ईरान, तो वो उनकी इनविटेशन पे ईरानियंस की, भूलता नहीं मुझे, वो इमाम खुमैनी के 40वें पे उन्होंने इनवाइट किया कुछ लोगों को। एक बिल्डिंग में डॉक्टर साहब वो हमें लेके गए, उसके बाहर उस सीरीज ऑफ पैलेसेस, उसको पैलेस तो कहना नहीं चाहिए, तो बहुत आलीशान लंबा चौड़ा गेट, उसके बाहर एक बुत बहुत तोड़ा हुआ था, यहाँ तक ना वो फुल शूज़ पहने में तक शाह था, बाकी शाह उन्होंने उड़ा दिया था, और उसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ था तेहरान के सुबह में, जाए इबरत। उसमें उन्होंने वो मेज़ प्रिजर्व की हुई है जहाँ रॉयल फैमिली ने, शाह एंड हिज फैमिली ने लास्ट खाना खाया था या चाय पी थी, बर्तन तक महफूज। अब का मुझे नहीं पता, तब मैंने लिखा था। लेकिन ये बड़ी हैरत ये बात आपने बताई, क्योंकि उधर पेरिस जब मैं गया, वहाँ पे जो उनकी जो जगह ना बेस्टाइल, जहाँ पे उन्होंने फांसी दी थी बादशाह को, वो उन्होंने मलिया मेड कर दी, वो उसे कोई यादगार उन्होंने रहने नहीं दी। मुझे हैरत है बल्कि वैसे क्यों नहीं उन्होंने रहने दी, चाहे इबरत होनी चाहिए थी वैसे वो भी। नहीं, जो बेस्टिल का जो मसला है वो तो 14 फरवरी 1789 को जब पेरिस के अवाम निकले हैं, तो उन्होंने तो पूरा बेस्टिल का किला जो है वो ढा दिया था, गिरा दिया था। यानी अब आप सोचें अवाम की ताकत होती है तो ये होती है। और फिर ये था कि बादशाह को वर्साई से, मतलब कि मैं ख़ानदान के पकड़ के लेके आए हैं, वो गाड़ी चल रही है, मजमा जो है मतलब के साथ में है, और आखिर के अंदर फिर उन्होंने गुलोटिन के जरिए से उसकी गर्दन भी काटी। मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ, मैं आज जब आपके शुरू में आपने जिक्र किया कि वहाँ जो इजिप्ट के जो अवाम है उनके अंदर बड़ी क़ुव्वत बर्दाश्त है, हम तो जल्दी तंग आ जाते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि मेरी ये राय है कि ज़ियाउल हक साहब का जिस तरह से ये जहाज़ के हादसे में एक साजिश के नतीजे में उनको जैसे इक़्तिदार से हटाया गया, उसके पीछे अमरीकी थे या कोई और लोग थे, इससे कतई नज़र उसका नतीजा ये निकला कि हमारे यहाँ अगर एक इनकलाबी तहरीक के ज़रिए अगर ज़िया को हम ख़त्म करते, तो ज़िया की जो बाकियात जिसको हम समझते हैं, जिस तरह का नज़रियाती एक रिजत पसंदाना ज़बरदस्त बात की, वो तजर्बा हमने परवेज़ मुशर्रफ की केस में कर लिया ना, उसको तो इसी तरह हटाया गया। लेकिन आप उसको भी देखिए, नहीं, उसको भी इस तरह नहीं हटाया। तहरीक चली है, ये तहरीकें नहीं होती, ना उसको हटाया, क्रेडिट देना इस कौम को, जो जिसमें खून नहीं गया ना। एक मिनट डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं, फाइनल क्रेडिट देते हैं इस बात पर। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। देखें मतलब कि कौन सी बात सही है? नहीं, मुशर्रफ भी जो गए हैं वो कोई इतनी बहुत ज़्यादा अवामी मतलब कि तहरीक का उसका नहीं था, और इसी वजह से मुशर्रफ की बाकियात भी अभी यहाँ पर हैं। और जैसा मतलब कि नदीम ने कहा, ज़ियाउल हक की तो इतनी बाकियात हैं कि उनसे पता नहीं छुटकारा पाने के लिए आपको। डॉक्टर साहब, एक दफ़ा यहाँ तकरीर सेमिनार पे करते हुए किसी ने कहा कि कायदे आज़म ने जेल में गए बगैर और फलां किए बगैर पाकिस्तान बनाया। पुलेजो साहब आए, उन्होंने कहा फिर पाकिस्तान का हाल भी तो देख लो।